पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब क्या होता है, समान होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब जो है स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुपाती होता है। दोस्तों ये सेकंड पार्ट है डीआई एग्जाम स्टेज फर्स्ट। डीआई के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो और इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पास्कल का नियम द्रव दाब से संबंधित है और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार सेम टू सेम रिपीट होता है। पास्कल का नियम पर आधारित यंत्र, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, दोस्तों अति महत्वपूर्ण और ये उदाहरण बार बार रिपीट होते हैं। पूछ लिया जाता है कि प्रेस जो है, हाइड्रोलिक प्रेस जो है किस सिद्धांत से संबंधित है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत से संबंधित है, तो आप कहेंगे पास्कल के नियम। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनके गलनांक क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, यहाँ पर आयतन घट रहा है तो क्या होगा, दाब बढ़ाने पर उनके गलनांक कम हो जाते हैं। आयतन घटेगा तो गलनांक कम हो जाएगा, आयतन बढ़ेगा तो गलनांक बढ़ जाएगा। ये सिद्धांत है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सिद्धांत, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। दाब के प्रभाव से सभी द्रवों का क्वथनांक, द्रव के प्रभाव से द्रवों का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता की जांच इलेक्ट्रोमीटर से की जाती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पानी की भरी बाल्टी में नहीं बोतल में सबसे अधिक दाब बोतल की पेंदी पर होगा, बोतल की पेंदी पर होगा। ब्रिटिश थर्मल यूनिट 252 कैलोरी के तुल्य होता है। ब्रिटिश जो थर्मल यूनिट है वो 252 कैलोरी के तुल्य होती है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्सेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्लावक बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, उसे उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्लावक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किमिडीज का नियम पलवन से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित है, यानी ग्रीस देश से थे। घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है। घनत्व का जो सूत्र होता है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व का SI मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछ लिया जाता है कि घनत्व का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे वहाँ पर। वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। दोस्तों आपेक्षिक घनत्व हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसके कुल आयतन का 1/10वां भाग पानी से ऊपर रहता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेना, सेम टू सेम छपेगा ये क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि कितना भाग वह पानी के ऊपर तैरता है। नेक्स्ट, कोई नाव अपने आयतन के बराबर पानी हटाने पर वह डूब जाएगी। अगर बराबर अपने आयतन के बराबर अगर पानी हटाएगी तो वह डूब जाएगी। ठीक है, क्लियर रहेगी बात। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली रेखा जिस बिंदु पर ऊर्ध्व रेखा को काटती है उस बिंदु को मित केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मित केंद्र। और ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण। पारे का हिमांक कितना होता है, पारा जो है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। हिमांक का मतलब है जमना, तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, ससंजक बल। गैसों में ससंजक बल का मान क्या होता है, नगण्य होता है। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। अगर यहाँ पर भिन्न पदार्थ हैं, उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा उसको क्या कहेंगे, आसंजक बल। ठीक, और एक ही पदार्थ हैं, भिन्न नहीं है, एक ही पदार्थ के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहेंगे। नेक्स्ट, असंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे से क्या होती है, चिपकती है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर। अंडरलाइन कर लेना इस मात्रक को। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे ना वो अति महत्वपूर्ण है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर, अगर कोई चीज हम बढ़ा रहे हैं, द्रव का ताप बढ़ा रहे हैं तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव का ताप क्रांतिक ताप तक बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य। जल की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है, गोल होती है। पानी के ऊपर तेल तैरता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। ठीक है, इसी कारण वह तैरता है। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, केस नली कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, केस नली कहलाती है। नेक्स्ट, केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की जो घटना होती है उसको क्या कहते हैं, केशिकात्व। और ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होता है दोस्तों। नेक्स्ट, लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकात्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। किसके कारण, केशिकात्व के कारण। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों और पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकात्व के कारण ही पहुंचते हैं। ठीक है, इसी के कारण साबुन के घोल के बुलबुले बड़े बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है कि नहीं, ये बताइए और शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण द्रवों में श्यानता होती है। अणुओं के मध्य जब ससंजक बल लगता है उसके कारण ही क्या होती है, द्रवों में श्यानता होती है। गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के हस्तांतरण के कारण होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों कि आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है। आदर्श तरल की जो श्यानता होती है क्या होती है, शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है। ऐसे क्वेश्चन को जुबान पर होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन की ताप बढ़ने पर क्या होगा, अगर ये चीज़ बढ़ा दी तो ये क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। ठीक, तो भाई द्रव नहीं, ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है, द्रवों में श्यानता घट रही है। क्लियर है इतनी बातें। नेक्स्ट, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। यहाँ पर ताप बढ़ा रहे हैं तो गैसों की श्यानता बढ़ रही है, यहाँ पर ताप बढ़ा रहे हैं तो द्रवों की श्यानता घट रही है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। नेक्स्ट, किसी तरल की श्यानता को उसके श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। किसी तरल की श्यानता का SI मात्रक डेका पॉइज या पॉइज नली या पास्कल सेकंड या ईटा। दोस्तों अब देखिए कितने सारे इसके मात्रक हैं, तो ये क्वेश्चन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। अंडरलाइन लगा लेना इस क्वेश्चन को, अति महत्वपूर्ण है।
बार बार रिपीट होता है दोस्तों। इनके मात्रक जरूर ध्यान रखना, डेका पॉइज, पॉइजनली, ठीक, पास्कल सेकंड या ईटा। अब मान लो उसमें ये मात्रक आ गया और आपने ध्यान रखा हुआ है ये कि पॉइजनली होता है या पास्कल होता है, पास्कल सेकंड। तो सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सीमांत वेग की अवस्था में वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग क्या होता है? शून्य। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा रेखीय प्रभाव के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह श्यानता द्रव की श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका जो प्रभाव होगा वो द्रव की श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रभाव द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। यहाँ पर क्या है, द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम हो रहा है और यहाँ पर क्या है, क्रांतिक वेग से अधिक हो रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज़ होगी और यहाँ पर क्या होगी, ये चीज़ ध्यान रखने की है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नली में द्रव के प्रवाह की दर को वेंचुरीमीटर द्वारा मापा जाता है, ज्ञात किया जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है तो जिसके कारण मच्छर के लार्वा तैरता है, मच्छर का लार्वा जो है तैरता है। पानी में केरोसिन तेल डालने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा डूबकर मर जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल में वृद्धि क्या हो जाती है, स्मॉल एल। तो क्या होगा, स्मॉल एल बटे कैपिटल एल को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता क्योंकि ये भी लंबाई है ये भी लंबाई है। इसका मात्रक मीटर और इसका मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसलिए इसका कोई मात्रक यहाँ पर नहीं होता। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुपाती होती है। यह हुक्का नियम है और ये हुक्का नियम याद रखना दोस्तों, अति महत्वपूर्ण नियम। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु पर उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुपाती होती है। यह क्या है, हुक्का नियम है। नेक्स्ट, प्रत्यास्थता गुणांक एसआई का मात्रक, यहाँ पर एसआई यूनिट में जो मात्रक है क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये माइनस में है ना, तो देखो न्यूटन अगर मीटर स्क्वायर है और इसको अगर खोल कर लिखूँ, इस पावर को ऊपर ले जाऊँ तो न्यूटन मीटर की पावर -2। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट, यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के कहते हैं। अरूपण विकृति के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के को दृढ़ता गुणांक नीटा कहते हैं। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन अथवा काल्पनिक गति कहते हैं। एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? नेक्स्ट देखिए, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का एसआई मात्रक हर्ट्ज या प्रति सेकंड होता है। आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध नीटा = 1/t, जहां n क्या है, आवर्ती है। ठीक है, और t क्या है, ये आवर्तकाल है। सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले यंत्र का आवर्तकाल नियतांक पर निर्भर करता है। सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान क्या होता है, 0 होता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितने % बढ़ेगा? क्वेश्चन खतरनाक है दोस्तों और रिपीट होता है हर बार। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जा रही है तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, अगर 4 होगा तो 2% बढ़ेगा। ठीक है, यानी हाफ कर देना है आपको। ठीक है कि नहीं, 4 का आधा किया आपने, 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर 8% बढ़ रहा है, 8% आपने बढ़ा दिया है तो 8 का आधा कितना, 4% बढ़ जाएगा आवर्तकाल। नेक्स्ट, किसी पेंडुलम की लंबाई 2 गुनी करते हैं तो आवर्तकाल पर क्या होगा, √2 गुना बढ़ जाएगा। यदि डोरी की प्रभावी लंबाई स्मॉल एल और गुरुत्वीय त्वरण g तो सरल लोलक का आवर्तकाल t = 2 पाई √स्मॉल एल बटे g। खतरनाक सूत्र है दोस्तों, याद रखना, इसी से ही कई चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर लंबाई को बढ़ाएंगे तो मान ज़्यादा आएगा। ठीक है, मान क्या होगा, ज़्यादा आएगा। इससे कई चीज़ें क्लियर होती हैं भाई। एल यानी लंबाई से आप देख सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ ऊपर है, डायरेक्ट घटेगी बढ़ेगी एक दूसरे पर। क्लियर है कि नहीं? ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल भी आते हैं। यदि लोलक को किसी साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें तो इसकी गति सरल आवर्त गति की तरह होती है। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, आवर्तकाल क्या है, ये है, लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जब द्रव्यमान इधर है ही नहीं फॉर्मूले में तो इसलिए कहेंगे हम द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, आप देख सकते हैं ना कितने यहाँ पर क्वेश्चन इस फॉर्मूले से ही बन रहे हैं। नेक्स्ट, यदि किसी लोलक की घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाता है तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो वहाँ भारहीनता के कारण आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। यदि गर्मी में लोलक की लंबाई स्मॉल एल बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूले से मैच है। अभी बताता हूँ कैसे फॉर्मूले में सेट करेंगे इसको। ये कह रहा है कि जो लंबाई है, लोलक की लंबाई है, ये बढ़ रही है, इसको बढ़ा रहे हैं। आप कोई भी मान रख दीजिए, इसमें कोई भी मान ले लीजिए आपको माइंड में मानना है यहाँ पर बड़ी वैल्यू है। ठीक, अगर बड़ी वैल्यू होगी यहाँ पर, नीचे छोटी वैल्यू होगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक, अगर यहाँ पर छोटी वैल्यू होती है और नीचे बड़ी होती है तो आवर्तकाल घट जाता। ठीक है, यहाँ तो आवर्तकाल है ना, वैल्यू किसकी आएगी निकल के, आवर्तकाल की तो आएगी। क्लियर है? मैं समझता हूँ ये साथियों को क्लियर हो चुका होगा डाउट कि फॉर्मूले से किस प्रकार से क्वेश्चन हम निकालेंगे। यदि सर्दियों में लोलक की जो लंबाई है स्मॉल एल कम हो जाए तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर इसने कहा है कि लोलक की लंबाई कम हो जाए। यहाँ पर छोटी वैल्यू ले लीजिए और नीचे ले लीजिए बड़ी वैल्यू, तो क्या होगा, वैल्यू कम आएगी निकल करके, बड़ी वैल्यू की अपेक्षा वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। आपको बताता हूँ, जैसे ऊपर 10 है, नीचे 80 है, नीचे बड़ी वैल्यू है, 1 0 से 1 0 काटेंगे, पॉइंटों में आएगा ना। और यही डाटा अगर ऊपर होता 80 होता, नीचे 10 होता, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू है, यहाँ पर 8 आ रहा है, वहाँ पर पॉइंटों में आ रहा है। समझ रहे हो? तो इसलिए इस फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है क्योंकि चंद्रमा g स्मॉल g का जो मान है वो g के मान का कितना है, 1/6 है। 1/6 गुना। तरंगों को मुख्यतः 2 भागों यानी यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग में बांटा जा सकता है। यांत्रिक तरंगों को मुख्यतः 2 भागों अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग में बांटा गया है। और दोस्तों ये डाटा अति महत्वपूर्ण है कि तरंग होती हैं वो किस प्रकार से बांटी गई हैं।
ठीक, जो तरंगे सुनने की संवेदना उत्पन्न करती हैं ध्वनि तरंग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ध्वनि तरंग। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम में एवं द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अनुप्रस्थ तरंगे ठोस माध्यम में, यहाँ माध्यम पूछा जा सकता है कि अनुप्रस्थ तरंगे कौन से माध्यम में या अनुदैर्ध्य तरंगे कौन से माध्यम में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ध्वनि तरंग, जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ से पूछ लिया ना कि ये जो तरंग है वो किस माध्यम है, किस तरंग का उदाहरण है। ठीक, और ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें फोटॉन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है? फोटॉन की। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। और दोस्तों ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य परिसर होता है वो कहाँ से लेकर कितना होता है? 10⁻14 से लेकर के 10⁻4 मीटर। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल। नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में गामा किरणों की जो खोज है वो किसने की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसने किया दोस्तों? बेकुलर। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणों की खोज किसने की? रोटगन ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने और जीवाणु को नष्ट करने में पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणों की खोज न्यूटन ने की है। वस्तुओं को देखने के लिए दृश्य विकिरण का उपयोग किया जाता है। दृश्य विकिरण की खोज किसने की है? न्यूटन ने। कोहरे में फोटोग्राफी की अवरत विकिरण का उपयोग किया जाता है। अवरत विकिरण की खोज हर्सेल ने की है। रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन में लघु रेडियो तरंग या हर्ट्ज तरंग का उपयोग किया जाता है। 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर की तरंगें सूक्ष्म तरंगें कहलाती हैं। ये डाटा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो सूक्ष्म तरंगें होती हैं, वो कहाँ से लेकर के कितनी होती हैं, मतलब कितने से कितने मीटर तक होती हैं? 10⁻³ से 10⁻² मीटर। ठीक है। तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की जो दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की जो दूरी होती है वो तरंग दैर्ध्य। तरंग की आवृत्ति है स्मॉल एन, तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य क्या है? लैम्डा है, तथा तरंग के वेग क्या है? तरंग का वेग है v। इसके बीच में संबंध, और ये अति महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछे जाते हैं। v = n × लैम्डा। ठीक है, v = n × लैम्डा। यदि दो तरंगों की आवृत्ति का अनुपात 1:2 है तो आवर्तकाल का अनुपात 2:1 होगा। इसका बिल्कुल वित क्या है? ये व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं दोस्तों? इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और ये क्वेश्चन 100% छपेगा दोस्तों। बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है, पूछा जाता है किस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो वहाँ पर आप लगाएंगे रेडियो तरंग। घड़ी की सुइयों की गति सरल आवर्त गति होती है। ध्वनि तरंग एक प्रकार का क्या है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। ध्वनि के नाम से पुकारी जाने वाली यांत्रिक तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति ध्वनि तरंग को अपसर्व्य तरंग कहते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली जो ध्वनि तरंग होती है उसको कौन सी तरंग कहते हैं? अपसर्व्य तरंग। जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें श्रव्य तरंग कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, पराश्रव्य तरंगों की सबसे पहले सीटी मार्कर गाल्टन ने उत्पन्न किया है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों। ध्वनि की चाल सबसे कम होती है गैस में और सबसे अधिक होती है ठोस में। ये दोनों डाटा को याद रखना। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1483 मीटर पर सेकंड। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5130 मीटर पर सेकंड। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, वह परिवर्तित रहती है। इसको इंपॉर्टेंट लगाना दोस्तों, अति महत्वपूर्ण है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। ये क्वेश्चन देखिए कितना खतरनाक है और अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। चाल वही की वही रही है जो कि क्यों 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। अगर हम दाब बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि पर कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। किसी माध्यम में ताप के प्रभाव से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ताप अगर हमने बढ़ाया तो ध्वनि की चाल बढ़ रही है, दाब हमने बढ़ाया तो दाब से कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ा। वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। क्वेश्चन खतरनाक है दोस्तों, याद रखना इसको। ध्वनि में मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। तीव्रता होती है, तारत्व होता है और गुणता होती है। इसको अंडरलाइन लगाना दोस्तों। ध्वनि में मुख्यतः 3 लक्षण, तारत्व होता है, तीव्रता, तारत्व और गुणता, ये 3 चीज होती हैं। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का जो मात्रक होता है वो बेल होता है। ठीक है, डेसिबल, बेल। नेक्स्ट, ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट मीटर की पावर -2 से व्यक्त किया जाता है। डेसिबल बेल का 10वां भाग है। डेसिबल क्या है? डेसिबल दोस्तों बेल का 10वां भाग है। ध्वनि के तारत्व के कारण ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। अयांत्रिक तरंगें सदैव अनुप्रस्थ होती हैं। अयांत्रिक तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ध्वनि की गुणता सानंदी स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। 1 सेकंड में वह अपनी गति को जितनी बार दोहराती है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। दोलन करने वाली वस्तु का अपने मध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोलन का आयाम कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम जो दूरी होगी होनी चाहिए 17 मीटर। और ये क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन लगा लेना इसको, 100% छपेगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। यहाँ पर देखिए, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना होता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि रात में अधिक और दिन में कम सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर यंत्र से मापते हैं। अनुनाद में प्रणोदित कंपनों की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। मैक संख्या का प्रयोग वायुयान के वेग से संबंधित किया जाता है। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक कहलाती है। पिंड की चाल क्या कहलाती है? पराध्वनिक कहलाती है।
यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक कहलाती है। ठीक है, पिंड की चाल क्या कहलाती है? अति पराध्वनिक। यहाँ पर क्या कहलाई है? पराध्वनिक। 1 से अधिक है तो पराध्वनिक है, और 5 से अधिक है तो अति पराध्वनिक। साधारण बातचीत की ध्वनिक तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। आवृत किरणों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों। ध्वनि तरंगे निर्वात में, शून्य का मतलब है निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं, ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। इको साउंडिंग का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। एकास्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो वह अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं। ठीक है, और वह ऊर्जा जो एक स्थान से दूसरी वस्तु में केवल तापांतरण के कारण स्थानांतरित होती है ऊष्मा कहलाती है। कार्य और ऊर्जा में जो संबंध होता है वो W/Q बराबर क्या है? जूल। जहाँ W क्या है? कार्य, Q क्या है? ऊष्मा, J क्या है? अच्छा, J है न्यूतांक। क्या है? J नियतांक। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। J का मान कितना होता है? 4.186 जूल पर कैलोरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वैल्यू, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि 4.186 जूल का यांत्रिक किया जाए तो उत्पन्न जो है ऊष्मा की मात्रा जो होती है वो 1 कैलोरी होती है। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। 1 ग्राम जल का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट 100% डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहा जाता है। 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट 252 कैलोरी के तुल्य होता है। 1 कैलोरी 4.186 जूल के तुल्य होती है। 1 किलो कैलोरी 4186 जूल के तुल्य होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण ताप के कारण होता है। किसके कारण होता है? ताप के। ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। सेल्सियस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री से तथा भाप को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अंकित किया जाता है। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट पैमाने का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। रोमन पैमाने का हिमांक 0 डिग्री आर होता है। आर को कुछ कहते हैं यहाँ पर, ध्यान नहीं आ रहा है। और भाप बिंदु कितना है? 80 डिग्री आर। केल्विन पैमाने का हिमांक 273 केल्विन और भाप बिंदु कितना होता है? 373 केल्विन। सेल्सियस पैमाने, फ़ारेनहाइट पैमाने, अच्छा आर से होता है रोमर, ध्यान रखना, आर से होता है रोमर, ये केल्विन पैमाने। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दोस्तों, इससे आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अति महत्वपूर्ण और न्यूमेरिकल भी आता है। देखिए C माइनस 0/100 बराबर F माइनस 32/100, R माइनस 0/80 और T माइनस 273/100। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट, परम शून्य तापमान 0 डिग्री केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप से जरूर क्वेश्चन आता है। पारा जो है किस टेम्परेचर पर जमता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड।